आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके के 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 3 अगस्त से आपका एग्जाम प्रारंभ है। एज इट इज उसी एग्जाम के लेवल का है और एज इट इज यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आप ये बात नोट करके रख लीजिए। ये क्वेश्चंस नहीं होंगे तो इसके ऑप्शंस के सोल्यूशन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन यही मिलेंगे। आप केवल 10 से 15 वीडियो देखिए और ये हमारी सीरीज को कंटिन्यू रखिए बस। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में गोटी पुआ परंपरा का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य से है? तो बताइए, गोटी पुआ परंपरा का संबंध किस नृत्य से? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ओडिसी नृत्य से है। कौन? ओडिसी नृत्य से है। अब इसका थोड़ा सा आपको सोल्यूशन हम दिखा देते हैं। चारों ऑप्शन का देखिए, क्योंकि लिखने में वीडियो बहुत लंबा चला जा रहा है। समझिए, ओडिसी नृत्य क्या होता है? या गोटी पुआ ओडिशा के युवा लड़कों द्वारा महिलाओं के वेश में किया जाने वाला नृत्य है, जो ओडिसी का आधार है। सत्रिया क्या होता है? सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे शंकर देव ने वैष्णव मठों में शुरू किया था। मणिपुर क्या है? ये मणिपुर का नृत्य है, जो मुख्य रूप से राधा कृष्ण की रासलीला पर केंद्रित है। कथक क्या है? ये कथक आपका उत्तर भारत, मुख्यतः यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, जो प्राचीन कथावाचकों की परंपरा से उपजा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति देता है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो आरक्षित करने के लिए देता है शक्ति? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्टिकल 200 जो होता है वो राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का शक्ति देता है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए सोल्यूशन क्या दिया है? 200, अनुच्छेद 200, इसके तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 201 क्या कहता है? यह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है। अनुच्छेद 213, यह राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अच्छा, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? आर्टिकल 120। अनुच्छेद 164 क्या 163 क्या कह रहा है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? जीव विज्ञान में पुफ्फर कोशिकाएं नामक विशेष माइक्रोफेज मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो बताइए पुफ्फर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लीवर में, यकृत में पाई जाती है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे, इनके बारे में जानकारी ले लीजिए। चलिए समझिए। देखिए यकृत में क्या होता है? पुफ्फर कोशिकाएं लीवर में पाई जाती है, जो बैक्टीरिया और पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करती है। उसके बाद मस्तिष्क में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाओं को माइक्रोग्लिया कहा जाता है। मस्तिष्क में कौन पाई जाती है? माइक्रोग्लिया। अच्छा, फेफड़े में क्या पाया जाता है? फेफड़ों में पाई जाने वाली कोशिका को डस्ट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़ों में डस्ट सेल्स। और गुर्दे, किडनी में इस प्रकार की कोशिकाओं को मेसेंजियल कोशिकाएं कहते हैं। देखिए गुर्दे में क्या कहते हैं? मेसेंजियल कोशिकाएं। फेफड़े में डस्ट सेल्स। मस्तिष्क में हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोग्लिया। और उसके बाद लीवर में आपको पता है पुफ्फर कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? समझिए, लद्दाख में स्थित खारदुंग ला दर्रा लेह को किस घाटी से जोड़ता है? तो बताइए खारदुंग ला जो दर्रा है वो लेह को किस घाटी से जोड़ता है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, निब्रा घाटी से जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन के साथ इनके ऑप्शंस को भी हम ध्यान से देखिए। जो 4 ऑप्शन है, देखिए क्या कह रहा है? नुब्रा घाटी कह रहा है। खारदुंग ला दर्रा लेह को श्योक और नुब्रा घाटियों के प्रवेश द्वार से जोड़ता है। स्पीति घाटी का समझिए, यह हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें कुंजुम दर्रा लाहौल से जोड़ता है। उसके बाद जास्कर घाटी, यह जास्कर कारगिल में है, जिसे पेंसिला दर्रा जोड़ता है। और सुरु घाटी यह भी कारगिल में है, इसके पार जास्कर पर्वतमाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ग्रंथ गौडवाहो के रचयिता कौन है? तो बताइए गौडवाहो के रचयिता। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाकपति जी। कौन है? गौड़वाहो के रचयिता है कौन? वाकपति। चलिए इसका सोल्यूशन समझ लेते हैं। देखिए वाकपति इन्होंने प्राकृत भाषा में गौड़वाहो लिखा जो कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजय का वर्णन करता है। उसके बाद देखिए बाणभट्ट ने ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखा। कल्हड़ के बारे में समझिए। कल्हड़ ने राज तरंगणी लिखा जिसमें कश्मीर का इतिहास है। अब बिल्हड़ ने क्या लिखा? इन्होंने विक्रमांक देव चरित की रचना की। बिल्हड़ ने किसकी? विक्रमांक देव चरित की रचना की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा एक ठंडी जलधारा है? बताइए। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बेंगुएला की जो जलधारा है वो आपकी ठंडी है। बाकी अगुलहास, क्यूरोसियो और ब्राजीलियाई जलधारा ये सब क्या है? गर्म है। चलिए सोल्यूशन समझ लेते हैं। देखिए बेंगुएला की जलधारा यह अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। अगुलहास जलधारा यह हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है। कौन? अगुलहास। कुरोशियो की जलधारा यह प्रशांत महासागर जापान के पास की एक गर्म जलधारा है कुरोशियो। और ब्राजीलियाई जलधारा क्या कहता है? यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कहाँ की? दक्षिण अटलांटिक महासागर की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आय की असमानता दर्शाता है लॉरेंज वक्र। चलिए समझते हैं सोल्यूशन। देखिए आय की असमानता का लॉरेंज वक्र जनसंख्या और आय के वितरण के बीच संबंध दिखाकर आय की असमानता को मापता है। कर की दर और राजस्व ये क्या नापता है? इसे लाफर वक्र द्वारा दर्शाया जाता है या लेफर वक्र कह देते हैं। कर की दर और राजस्व को क्या कहते हैं? लेफर वक्र। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति हम लोग इसे फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाते हैं। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को किसके? फिलिप्स के द्वारा। और विकास और प्रदूषण को पर्यावरणीय कुजनेट के वक्र के द्वारा दर्शाते हैं। विकास और प्रदूषण को पर्यावरणीय कुजनेट वक्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रसायन विज्ञान में एप्सम साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए एप्सम साल्ट का रासायनिक नाम। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है। क्या? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इसका सूत्र क्या होता है? MgSO4C.7H2O। चलिए H2O जिसे एप्सम साल्ट भी कहते हैं। आगे समझिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसे वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। क्या? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब Na2CO3 × 10H2O। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये क्या है? इसे हम लोग POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहते हैं? POP। और समझिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसे क्या कहते हैं? नीला थोथा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हम लोग नीला थोथा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो बताइए 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए दादोबा पांडुरंग ने किया था। कौन? दादोबा पांडुरंग ने। चलिए सोल्यूशन देखिए समझिए। दादोबा पांडुरंग इन्होंने बाल शास्त्री जाम्भेकर के साथ मिलकर जाति व्यवस्था के खिलाफ इस मंडली की स्थापना की थी। ये हो गया। आत्मारंग पांडुरंग ने क्या किया था? इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया था? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना। ज्योतिबा फूले ने क्या किया था? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। और गोपाल हरि देशमुख ने क्या किया था? इन्हें महाराष्ट्र में लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है।
महाराष्ट्र में किस नाम से? लोकहित वादी। चलिए 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बांध चुनौती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताइए बांध चुनौती का संबंध किस क्षेत्र से है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए बांध चुनौती। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वनों की कटाई को रोकना और बंजर भूमि को बहाल करना। बांध चुनौती क्या होता है? वनों की कटाई रोकना और बंजर भूमि को बहाल करना। चलिए थोड़ा सोल्यूशन बता देते हैं। देखिए बांध चुनौती यह 2030 तक दुनिया भर में 350 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को फिर से हरा भरा करने का वैश्विक लक्ष्य है। कितना? 2050 तक। HFCs को खत्म करना, ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह किगाली संशोधन का लक्ष्य है कि HFCs को खत्म करना। पीओपी को समाप्त कर, पीओपीएस को समाप्त करना, यह स्टॉकहोम कन्वेंशन का हिस्सा है। पीओपीएस को समाप्त करना स्टॉकहोम कन्वेंशन का हिस्सा है। और प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण, यह बान कन्वेंशन के तहत है। बान और बान कन्वेंशन दोनों की अलग अलग है, यहाँ बान है और वो कौन था? बान है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मिजोरम का पारंपरिक फसल कटाई का त्योहार कौन सा है? बताइए मिजोरम का फसल कटाई का पारंपरिक त्योहार। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए, देखिए और बताइए 4 ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नीम फूट आपका मिजोरम का फसल कटाई का पारंपरिक त्योहार है। क्या? नीम फूट। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। नीम फूट यह मिजोरम में मक्के की फसल के सम्मान में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। अन्य है जैसे चापचर कूट, पावल कूट। हार्निवल क्या होता है? यह नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है जिसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं। हार्निवल कहाँ का है? नागालैंड का है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? त्योहारों का त्योहार। याओ सांग कहाँ का है? ये मणिपुर में होली के समय मनाया जाने वाला 5 दिवसीय त्योहार है। क्या? याओ सांग। खर्ची पूजा क्या है? यह त्रिपुरा का एक हिंदू त्योहार है जिसमें 14 देवताओं की पूजा होती है। क्या? खर्ची पूजा क्या है? त्रिपुरा का एक हिंदू त्योहार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? बताइए बगलिहार बांध परियोजना। 12 नंबर देखिए 4 ऑप्शन और बताइए। बगलिहार बांध परियोजना तो ये आपका चिनाब नदी पर है। बगलिहार बांध परियोजना क्या है? चिनाब नदी पर है। चलिए समझिए, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बगलिहार बांध जल विद्युत परियोजना है। झेलम के बारे में समझ लीजिए, इस नदी पर उरी और तुलबुल परियोजना है। झेलम पर कौन सी है? उरी और तुलबुल परियोजना। उसके बाद रावी पर क्या है? रणजीत सागर बांध या थेन बांध। कहाँ है? रावी पर। सतलुज पर क्या है? इस भारत का सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? सतलुज पर है, भारत का सबसे बड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखिए मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रभारी होता था? तो बताइए सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रभारी होता था? 13 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सीताध्यक्ष आपका कृषि विभाग का प्रभारी होता था। किसका? कृषि विभाग का। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए कृषि विभाग में मौर्य काल में राजकीय भूमि सीता अध्यक्ष कृषि व्यवस्था को देखने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता है। वाणिज्य और व्यापार इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? पर्याध्यक्ष। वाणिज्य और व्यापार को क्या कहते थे? पर्याध्यक्ष। खान और खदान के अध्यक्ष को आकराध्यक्ष कहा जाता था। खान और खदान के अध्यक्ष को आकराध्यक्ष। चुंगी और कर को क्या कहा जाता है? शुल्काध्यक्ष कहा जाता है। चुंगी और कर को क्या कहा जाता है? शुल्काध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 14 नंबर देखिए, भूगोल में ऊसर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम है? तो बताइए ऊसर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो ये ऊसर मिट्टी लवणी मृदा होती है। कैसी? सनलाइन सॉइल। चलिए कुछ सोल्यूशन देखते हैं। देखिए लवणी मृदा, इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम अधिक होता है जिससे यह अनुत्पादक ऊसर या बंजर हो जाती है। उसके बाद पीट मृदा क्या होती है? यह भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैविक पदार्थों से भरपूर। लैटेराइट मृदा क्या होते हैं? यह ईंट बनाने के लिए अच्छी होती है और उच्च तापमान व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। शुष्क मृदा क्या होती है?
यह लाल से भूरे रंग की होती है और रेतीली व खारी होती है, जैसे राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। केंद्र राज्य संबंधों पर 2007 में गठित पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो बताइए, पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 15 नंबर। देखिए और बताइए चार ऑप्शन। अच्छा, ये 2010 में सब। चलिए इसका हम सोल्यूशन, पुंछी आयोग ने कब किया था? 2010 में। चलिए क्या कह रहा है, 2010 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो केंद्र राज्य संबंध पर आधारित थी। 1983 में क्या हुआ, इस वर्ष केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का गठन हुआ। 1983 में क्या हुआ था? सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। और 2002 इस वर्ष संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए वेंकट चलैया आयोग का गठन हुआ था। 2002 में किसका? वेंकट चलैया आयोग। और 2014 में इस वर्ष भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था। कब? तेलंगाना का गठन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नासा का ओसिरिस ARS मिशन किस क्षुद्रग्रह के अध्ययन और नमूने के लिए भेजा गया था? तो बताइए नासा का ये किस लिए भेजा गया था? तो ये आपका बेन्नू के लिए भेजा गया था। किसके? बेन्नू। चलिए समझते हैं सोल्यूशन। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।